जो प्राकृतिक ने हमको दिया है, बहुत से ऐसे वस्तुएं है जो प्राकृतिक ने हमको दिया है। अब उसी में से बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम लोगों को ही ख्याल रखना होगा, क्योंकि जिसको विरासत में प्राकृतिक ने हमको विरासत में दिया है तो उसको हम लोगों को भी उसको बचा कर रखना होगा, ताकि आने वाला समय में भी उसका उपयोग होता रहे। जैसे कि जल है, मिट्टी है, वायु है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सभी का संतुलन जब तक बना है तब तक पृथ्वी पर सभी जीव जीवित हैं। जब यह सभी नष्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीव भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इनका ख्याल रखना भी हम लोग का दायित्व बनता है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्या नाम है? क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जापान में क्या हुआ कि एक बार इतना ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ गया। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जानते होंगे, जानते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाने से क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है। तो वही जापान में क्या हुआ कि इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जिससे कारण वहां पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो वहां के सारे अंतर्राष्ट्रीय देशों ने एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में एक विषय पारित किया गया जिसमें बताया गया कि इसमें जो है केवल उन्हीं गैसों का इस्तेमाल किया जाएगा या उन्हीं वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन नहीं करते। 1997 में जापान के क्योटो शहर, कौन शहर? क्योटो शहर में क्या हुआ कि भूमंडलीय ताप बहुत अधिक हो गया। भूमंडलीय ताप के बारे में जानते होंगे। क्या होता है भूमंडलीय ताप? अर्थात वैसा ताप जो भूमि के ऊपर जो ताप बढ़ जाए उसे क्या कहते हैं, भूमंडलीय ताप। तो यह ताप ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बढ़ जाता है। तो वहीं जापान के क्योटो शहर में क्या हुआ, भूमंडलीय ताप बहुत अधिक बढ़ गया। तो उसके रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय देशों ने एक नियम पारित किया और उसी नियम को कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। मतलब वैसे गैसों को हम लोग नहीं निकालेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस के प्रभाव को बढ़ाते हैं। तो उन्हीं को रोकने के लिए हमारे भी देश में बहुत से ऐसे भारत स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 भी लागू किया गया है, जिससे कि हमारे विदेश में ग्रीन हाउस प्रभाव की संख्या कम रहे, ज्यादा बढ़े नहीं। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्या है, 1997 में जापान के क्योटो शहर में भूमंडलीय ताप वृद्धि को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विश्व के 141 देशों ने भाग लिया। इस प्रोटोकॉल के अनुसार सभी औद्योगिक देशों को 2008 से 2012 तक के 5 वर्षों की अवधि में 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्तर में 1990 के स्तर से कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यही क्योटो प्रोटोकॉल, यही क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ लगाया गया था? जापान में। कहाँ हुआ था यह सम्मेलन? जापान में हुआ था। पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल का सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। किस शहर में हुआ था? क्योटो शहर में हुआ था, इसलिए इसका क्योटो प्रोटोकॉल नाम रखा गया। दूसरा का टाइप में क्वेश्चन पूछेगा यह सम्मेलन कब किया गया था? 1997 ईस्वी में। क्योटो प्रोटोकॉल जो है सम्मेलन कब किया गया था? 1997 में किया गया था। दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें, इस सम्मेलन में, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन में कितना देशों ने भाग लिया था? कितना देशों ने भाग लिया था? 141 देशों ने भाग लिया था। कितना देशों ने भाग लिया था? 141 देशों ने भाग लिया था। इस प्रोटोकॉल के अनुसार किसको कमी लाना था जी? औद्योगिक के बारे में जानते हैं ना क्या?
कल कारखाने जो बैठाए जाते हैं उसके में कमी लाना था। कितने वर्षों तक यह लागू किया गया था? 5 वर्षों तक लागू किया गया था। 2008 से लेकर 2012 तक जो है 5 वर्षों की अवधि में इसको क्या लाना था? ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में कमी लाना था। अर्थात यह स्तर 1990 के स्तर से जितना 1990 में स्तर था उससे कम किया जाए, इसके लिए यह सम्मेलन किया गया। समझ गया? तो 2012 तक यह क्या हुआ? बहुत ग्रीन हाउस प्रभाव की कमी आई। अब देखो यहाँ लिखे है GHG, इसका फुल फॉर्म का भी पूछ देता है। GHG का फुल फॉर्म क्या होगा? तो क्या होगा इसका फुल फॉर्म? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस। GHG का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस। समझ गए? अब देखिए हमारे देशों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन से होता है। हमारे देशों में अधिकांश जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है किससे होता है? जीवाश्म ईंधन से। हमारा देश कौन सा है? भारत है। तो भारत देशों में जो है क्या है? ग्रीन हाउस का प्रभाव जो होता है अधिकांश किससे होता है? जीवाश्म ईंधन से होता है। किस ईंधन से होता है? जीवाश्म ईंधन से। जीवाश्म ईंधन का मतलब कोयला, डीजल, पेट्रोल, बहुत सारा चीज, ठीक है। इन सभी से क्या होता है? ग्रीन हाउस का प्रभाव हमारे देशों में ज्यादा होता है। इसके अलावा और सारा है, जैसे लकड़ी का भी, या उपजले लकड़ी मतलब कांच लकड़ी को हम लोग ज्यादातर जलाने का काम करते हैं। और ऐसे ठंडी का दिन आया है तो बहुत ज्यादा लोग आग को तापने के लिए, अपने शरीर को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करता है? आग को जलाता है। और वह सूखा हो लकड़ी या नहीं सूखा हो वैसे रख देता है, कहता है कि सूखते सूखते जल जाएगा। उससे होता क्या है कि बहुत सारा धुआं उत्पन्न होता है ना जी, बहुत सारा धुआं उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। और जब ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो आपका वायुमंडल का भूमंडलीय ताप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत सारा हानिकारक पदार्थ भी बन जाते हैं। आपको बीमारियां भी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत होगा, दमा की बीमारी होने लगेगा, ठीक है। आपके चेहरे पर या आपके त्वचा स्किन पर फुंसियां निकलने लगेगी। इन सभी की बीमारियों से रोकने के लिए अच्छा है कि हम ज्यादा से ज्यादा लकड़ियों का जलावन तो करें, लेकिन किस रूप में करें? सूखी लकड़ी का करें या LPG गैस का करें या CNG गैस, या अपने तरह से कुछ ऐसे गैसों का इस्तेमाल करें या ऐसे लकड़ियों का इस्तेमाल करें जो प्रदूषण बहुत कम फैलाते हो। तो भीगी हुई लकड़ी या आधे जले लकड़ी का उपयोग हम नहीं करेंगे। समझ गए? पढ़ने से यही ना फायदा है कि हम जाने कि इसको उपयोग करना है, किसका उपयोग नहीं करना है, ठीक है। उत्सर्जन संबंधी मानदंड क्या है? उत्सर्जन संबंधी मानदंड। तो उत्सर्जन से संबंधित क्या क्या है मानदंड, उसके बारे में जानेंगे। वाहनों से उत्सर्जित धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं। केवल जो गाड़ी जो हम लोग चलाते हैं, वाहन जो चलता है, उससे धुएं में क्या क्या होता है? सबसे अधिक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हानिकारक पदार्थ होते हैं। किनमें? वाहनों से निकले हुए धुएं में जो होते हैं ये पदार्थ होते हैं। कौन कौन से पदार्थ होते हैं? अब एग्जाम में पूछेगा कि वाहनों से निकले हुए धुएं में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा अन्य हानिकारक पदार्थ और हानिकारक पदार्थ। 1988 में प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सर्वप्रथम यूरोप में, कहाँ पे? यूरोप में उत्सर्जन संबंधी मानदंड यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 एवं यूरो 4 को लागू किया। अब यहाँ पर देखते हैं यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 क्या है? तो किसके लिए लागू किया गया था? प्रदूषण को रोकने के लिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। अब एग्जाम में पूछता है कि यूरो 1 किससे संबंधित है? यूरो 1 किससे संबंधित है? मिट्टी से,
जल से, वायु से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? वायु से। वायु प्रदूषण से संबंधित है। यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, ये सब किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से संबंधित है। तो ऐसा ही एग्जाम में पूछेगा यूरो 2 किससे संबंधित है, यूरो 3 किससे संबंधित है, यूरो 4, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, आपको सही चूज करना होगा। तो आइए हम देखते हैं उत्सर्जन संबंधी मानदंड कब से कब तक क्या नाम दिया गया था, लागू वर्ष कब लागू किया गया था। और डीजल ट्रक बस से उत्सर्जन गैसों की सीमा ग्राम प्रति किलोवाट घंटा में। तो देखिए यहाँ पर है CO मतलब कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन के ऑक्साइड है, क्या है नाइट्रोजन है, यूरो 1। यूरो 1 में क्या है 1992 से 1995 से 1995 तक यह यूरो 1 लागू किया गया था। पूछेगा एग्जाम में यूरो 1 कब से कब तक लागू किया गया था? 1992 से 1995 तक। कितना वर्षों तक था यह? 4 वर्षों तक हो जाएगा, 4 वर्ष तक। अब देखो CO उस समय कितना उत्सर्जित होता था गाड़ियों से? 4.9 1992 से 1995 के बीच 4 पॉइंट कितना था? 9 था। उसी प्रकार हाइड्रोजन कितना था? 1.23 23 नहीं बोलते हैं, 1.23 1.23। अच्छा नाइट्रोजन के ऑक्साइड कितना था? अन्य पदार्थ क्या थे? अब आइए यूरो 2 कब से कब लागू किया गया? जहाँ यह समाप्त हुआ उसके बाद से कौन लागू किया गया? 1995 से 1999 तक यह लागू किया गया यूरो 2। और इसमें जो था इसकी अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मात्रा क्या हुआ? इतना कम हो गया, 0.9% क्या हो गया? हाइड्रोजन भी कम हुआ, 1.1 रह गया। और नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी क्या होगा? 7 होगा, 9 से 7 होगा। और यह 0.15। यूरो 3 में क्या हुआ? 1999 से 2005 तक लागू किया गया। इसमें क्या था? 2.1 यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड था, 0.66 हाइड्रोजन का सल्फाइड हाइड्रोजन का ऑक्साइड था। और 7 से क्या हो गया? 5 हो गया। या क्या हुआ? मात्र 0.1 रह गया। यूरो 4 में क्या हुआ? 2005 से 2008 तक लागू किया गया। 1 से 1 क्या था? 1.5 और 0.46 हो गया। और 3.5 यहाँ हो गया 0.02। यहाँ तक यूरो 4 लागू। तो ये बात रही अन्य देशों की। अब हमारे देश में भी क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। क्या हमारे देशों में गाड़ी की संख्या कम है? नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे महानगरों में है, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, इनमें भी बहुत ज्यादा क्या है वाहन है, मतलब सवारियां गाड़ियां है। अब क्या हुआ कि अब हमारे देश में भी जैसे दिल्ली, कोलकाता में क्या हुआ? प्रदूषण की संख्या बढ़ने लगा, वायु प्रदूषण बढ़ने लगा। तो भारत ने भी क्या किया कि अपना नियम लागू किया। अब यह पीछे क्यों रहेगा? ये भी लागू किया। इसने क्या किया? जैसे कि यूरोप में यूरो 1 लागू किया गया था, इसने भी स्टेज 1 लागू किया। यूरोप में यूरो 2 लागू किया गया था, तो यहाँ पे इसने क्या किया? स्टेज 2 लागू किया। इसी तरह स्टेज 3 लागू किया, स्टेज 4 लागू किया। तो हमारे देश में भी, लेकिन यह महानगरों के लिए लागू किया गया, जैसे कोलकाता हो गया, आपका जो क्या है दिल्ली हो गया, मतलब जहाँ पर ज्यादा प्रदूषण होता है वहां पर इसको लागू किया गया था। तो यह कब से कब तक लागू किया गया? आइए इसके बारे में सुनिए। चलो, तो भारत में भी उत्सर्जन मापदंड अपनाया गया। अब यह जैसे दिल्ली महानगरों के लिए अपनाया गया, दिल्ली, कोलकाता, जहाँ पर ज्यादा मात्रा में क्या होता है ग्रीन हाउस गैसें का प्रभाव होता है, वहां पर इसको अपनाया गया। जैसे कि 2000 में क्या हुआ? स्टेज 1 को अपनाया गया। जैसे कि यूरो 1 था, जैसे यूरो 1 था उसी प्रकार क्या हुआ? भारत में भी महानगरों के लिए स्टेज 1 लगाया गया 2000 में। 2005 में स्टेज 2 लगाया गया, जैसे यूरो
2 था। उसी प्रकार 2010 में स्टेज 3 लगाया गया जो यूरो 3 के समान था। इसी तरह करते करते यूरो किसी किसी का नहीं हुआ, किसी किसी का हो गया। देखिए कितना आदमी चला ये मत बोलो सर, सर समझाने जा रहे सब नहीं कटाएगा। सोनिया, गंगा कार्यान्वयन योजना कौन योजना है? गंगा कार्यान्वयन योजना। कौन फिक्स में लेता है? तो गंगा कार्यान्वयन योजना, तो गंगा कार्यान्वयन योजना जिसका इंग्लिश होता है गंगा एक्शन प्लान, जिसको GAP लिखा जाता है। GAP। अगर कहीं मिले GAP का फुल फॉर्म तो लिखना गंगा एक्शन प्लान की घोषणा 1986 में हुई थी, जिसके लिए 300 करोड़ से अधिक रुपए की आवंटन किया गया था। कितना रुपए? 300 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया था। मतलब इतना ज्यादा रुपया बहुत होता है। 300 करोड़ रुपया कोनो कम नहीं होता है। हम लोग को 1 करोड़ मिल जाए हुए बहुत है। 50 लाख कहीं ना, वही ना, हम लोग को 1 करोड़ मिल जाए तो लगे बा कितना ज्यादा रुपया है। यहाँ में कितना करोड़ हुआ था? 300 करोड़ रुपया से अधिक का प्रावधान था। और इसमें क्या था? तो ऋषिकेश से कोलकाता तक गंगा नदी को स्वच्छ बनाने की योजना थी। अब इस पर पूछा गया कि 1986 में घोषणा की गई प्रावधान में किसको साफ करने की घोषणा थी? तो कौन? गंगा नदी को। कहां से कहां तक? तो ऋषिकेश से कोलकाता तक। ऋषिकेश से कोलकाता तक। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल की लघु योजनाएं भी सम्मिलित थी। मतलब इसी 300 करोड़ से में क्या था? बिहार की लघु योजना, मतलब छोटी छोटी नदियां भी इसमें सम्मिलित थी कि इसको भी साफ करना है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पीने के पानी में प्रति 100 ml में कोलीफॉर्म की संख्या कितनी होनी चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब उसमें कोलीफॉर्म होना ही नहीं चाहिए अगर हम उसको पीते हैं तो। अगर पी लेंगे कोलीफॉर्म संख्या वाला तो क्या होगा? तो हमारे आंत में बहुत ऐसे सूक्ष्म जीव चले जाएंगे जो कि आपके आंत को खराब कर देंगे। आपके आंत जो होता है उसको नष्ट पहुंचाएंगे, उसको नष्ट कर देंगे, जिसके कारण बहुत सारा बीमारियां भी उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए पीने के पानी में प्रति 100 ml में कोलीफॉर्म की संख्या नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। शुद्ध जल होना चाहिए पीने के पानी में। अब आए नहाने एवं सिंचाई के लिए जल में कोलीफॉर्म की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो उसमें 200 से कम होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो आपका सिंचाई करेंगे तो आपका फसल सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए इसकी संख्या कितना होना चाहिए? 200 से कम होना चाहिए। और नहाने के लिए भी 200 से कम होना चाहिए। जबकि अभी क्या है कि गंगा नदी में उस समय प्रति 100 ml में 500 कोलीग्राम है, 500 कोलीफॉर्म है। 100 ml गंगा नदी में क्या है? 500 कोलीफॉर्म है। अब होता क्या है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कुंभ का मेला लगता है तो उसमें क्या होता है कि गंगा नदी को लोग शुद्ध मानता है। अब गंगा नदी को शुद्ध मान कर क्या करता है? उसमें स्नान करने जाता है, कुंभ नदी में स्नान करता है, जिसके कारण उनके शरीर से बहुत निकलने वाली हानिकारक पदार्थ उसमें मिल जाती है और गंगा नदी क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। इससे के अलावा भी अगर लोग मरता है तो गंगा नदी में उसको लाश को दहवा देता है, लाश को भी दहवा देता है मानकर, उसको शुद्ध मानकर कि गंगा नदी शुद्ध है, दिन की आत्मा शुद्ध हो जाएगी, आत्मा को शांति मिलेगा। गंगा नदी में उसको जैसे बहुत सारे गांव के वहां तो मरते हैं तो ठीक है, लेकिन अलग से राख को ले आकर गंगा नदी में क्या कर दिया जाता है? प्रवाहित कर दिया जाता है ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। जो मर गया उसकी आत्मा को शांति गंगा नदी में कर देने से मिलेगा जी? लेकिन उसके विपरीत में क्या होता है कि गंगा नदी जो होता है प्रदूषित हो जाता है। गंगा नदी क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है और उसको पीने वाला जीव जंतु बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अब गंगा नदी कोई छोटी नदी तो है नहीं, बहुत बड़ी नदी है, तो उसमें बहुत सारा जीव भी पानी पीता होगा। और ऐसा भी होता है कि नदियों में या गंगा नदी या अन्य नदियों में भी क्या करता है, गांव देहात से लेकर शहरों तक के लोग क्या करते हैं? कूड़े कचरे को उसमें फेंक देते हैं, जिससे कारण उससे नदियां और प्रदूषित हो जाती है। तो इसको से बचने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? कूड़े कचरे का प्रबंधन करना चाहिए, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ कूड़े कचरे का कैसे प्रबंधन करेंगे।
लेकिन हम अब पढ़े हैं तो यह कभी भी ऐसा ना करें कि कूड़े कचरे को नदियों में फेंके, क्योंकि हम जानते हैं कि नदियां सारे समुद्र से जुड़ी हुई है। सभी नदियां जो है किससे जुड़ी हुई है? धरती से जुड़ी हुई है। और उसका पानी जो होता है सींचते सींचते धरती के अंदर चला जाता है और फिर कोई ना कोई कहीं ना कहीं उस पानी को निकाल कर कल या चापाकल या किसी अन्य चीज से पीता है, जिसके कारण उसकी मात्रा भी उसमें होगी, तो जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। तो इसलिए गंगा नदी हो या कोई आपके आसपास की नदी हो, उसमें कूड़े कचरे को नहीं फेंकना चाहिए। जहां तक हो सके उसके साफ सफाई करते रहना चाहिए समय समय पर। अगर आपसे हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो सरकार